ठीक है, चले ये पूरा रीड कराना है पहला वाला कि आगे का पढ़ाना है बस? ये पढ़ाऊं पक्का? सीधे क्या पढ़ा दूं? थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। क्या है पहला? मैस्लो, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। Abraham Maslow postulated that persons will be motivated when his needs are fulfilled. The need starts from the lowest level, basic needs, and keeps moving up as a lower level need is fulfilled. Below is the hierarchy of needs. मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी नीड्स फुलफिल नहीं है तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जब जैसे हम बोलते हैं ना कि गरीब बच्चा हमको कोई दिखता है तो हम बोलते हैं कि तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, स्कूल क्यों नहीं जाता, घूमता क्यों रहता है? अरे उसका पेट, उसको भूख लगी, उसका पेट नहीं भरा है। जब 2 टाइम की रोटी मिलेगी उसके बाद ही क्या आएगा बेटा? कोई एक्स्ट्रा चीज करने का क्या आएगा? मोटिवेशन। क्या बात समझ में आ रही है? हम किसी बच्चे को घूमते हुए देख लेते हैं तो हम उसको बड़े आसानी से बुराई कर देते हैं, क्या कह रहे हैं, तो ऐसे घूमते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते, भीख मांगते रहते हैं। अरे भैया उसको भूख लगी है। इसी को तो सोच के सरकार ने क्या किया, जो मिड डे मील स्कीम चालू करी। क्योंकि जब उनने पहले सरकार ने क्या कोशिश करी, बेटा पढ़ने आओ तुम्हारा भविष्य बनेगा। अरे वो भूखा है बेचारा, उसका पेट भरा नहीं, भविष्य कहां से बनाएगा? आज का उसको पता नहीं है, तो बोला बेटा एक काम करो, आओ खाना मिलेगा। और जब आए खाना मिलेगा तो खाने के बहाने वो क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। ये स्कीम का थॉट बहुत अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा हो पाता नहीं है। क्यों नहीं हो पाता है? कि अब उसको खाने के, अब आई रहा सिर्फ खाने के लिए, तो सिर्फ खाने के टाइम में उसको ध्यान, आगे पीछे ध्यान ही नहीं है। दूसरी चीज, खाना इतना बेकार। क्या बात समझ में आ रही है? आदमी खा के बीमार हो जा रहा है, तो किस चीज का? तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि किसी भी इंसान की इस प्रकार से नीड होती है। आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसको अपनी लाइफ से भी रिलेट करोगे ना तो आपको मजा आएगा। पहली नीड कौन सी होती है? साइकोलॉजिकल नीड, यानी कि अच्छा सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी है? फिजियोलॉजिकल। फिजिकल सर्वाइवल नेसेसिटी सच एज फूड, वाटर, शेल्टर। सबसे पहले आदमी को क्या मिलना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान के बाद वो काहे के लिए सर्वाइव करता है? सेफ्टी। सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, डेप्रीवेशन एंड अदर डेंजर्स। कि अब इसमें ना, चलो ठीक है आगे, इसमें ना सारी चीजें आ जाएंगी। सेफ्टी मतलब अगर मान के चलो कभी बीमार हो गए तो उसके पैसे होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वो लिखा हुआ है कि सेफ्टी फ्रॉम थ्रेट्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? कभी बीमार हो गए तो उसके पैसे होने चाहिए। क्या बात समझ में? कभी डॉक्टर का बिल, ठीक है क्या? ये कभी मान के चलो 2 दिन काम नहीं मिला, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई, तो इतने पैसे होने चाहिए कम से कम, रोटी, कपड़ा, मकान आने वाले दिनों में भी आ जाए। क्या बात समझ में? तो सेफ्टी होनी चाहिए, आप सेफ फील करने चाहिए अपने थोड़े दिन को लेके। बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद क्या आएगा? सोशल। क्या आएगा? सोशल। बिलोंगिंगनेस एंड लव, द नीड्स ऑफ एसोसिएशन, एफिलिएशन, फ्रेंडशिप एंड सो ऑन। क्या बात समझ में? मैं बोलता हूं ना, पहले खुद का फिर दूसरों का। अगर खुद का पेट नहीं भरा है, खुद की सेफ्टी नहीं है, तब तक आप दूसरों की मदद करने नहीं जाओगे। तो आपको जो है क्या कहते हैं इसको? एसोसिएशन, एफिलिएशन, फ्रेंडशिप, लव, ये सब चीजें कब आएगी बेटा? पहली 2 स्टेज पार करने के बाद। बोलते ना भूखे पेट प्यार नहीं होता। क्या बात समझ में आ रही है? किसी शायर ने खूब कहा है कि पहले पेट भरा होना चाहिए फिर ही इश्क किया जा सकता है। तो अगर पेट नहीं भरा है तो इश्क नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ना, ये सब चोचले इश्क के, वो कब हो सकते हैं? जब आपकी बेसिक नीड्स क्या हो चुकी है? फुलफिल हो चुकी है। तो पहला क्या होता है? फिजियोलॉजिकल। दूसरा क्या होता है? सेफ्टी। तीसरा क्या होता है? सोशल। फिर आती है रिस्पेक्ट। पहले आप कोशिश करते हो कि भाई जिसको भूख लगी है वो भीख मांग लेगा। अगर मैं आपको बोलूंगा यार एक काम करो किसी से मांग के खा लो, तो आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, हमारी क्या है? रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पेक्ट क्यों आ पा रही है? क्योंकि आपको पता है आपको कहीं ना कहीं से खाना मिल जाए। जिस दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि आगे पीछे खाने का कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारी चीज क्या आएगी? फिजियोलॉजिकल। फिर क्या आएगा? सेफ्टी। फिर क्या आएगा? सोशल। अगर तुम्हारा परिवार खतरे में है तो तुम अपनी रिस्पेक्ट की नहीं सोचोगे।
तब आप छोटा काम करने से नहीं डरोगे। क्या बात समझ में आ रही है? आज आपको बोल दीजिए पंचर बनाना है, आपको लगेगा नहीं यार मेरी बेइज्जती हो रही है इसमें, ठीक है। आपको बोलेंगे यार वेटर बन के टेबल साफ कर दो, आपको लगेगा नहीं यार मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं कैसे टेबल साफ कर दूं किसी के सामने। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे हो काम? क्योंकि आप कौन से लेवल पे आ गए हो? सेल्फ एस्टीम लेवल पे आ गए हो। आपके पहले 3 स्टेजेस आपके पेरेंट्स ने आपको पार करके दिए। कौन से वाले? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल। अब कौन सा आता है? सेल्फ एस्टीम, द नीड फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। और जब ये पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है? सेल्फ एक्सेप्टेंस, द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग, फन, क्रिएटिव, चैलेंजिंग वर्क। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल नीड व्हिच अ ह्यूमन बीइंग कैन एस्पायर। मतलब कि हम बोलते हैं ना यार काम में मजा नहीं आ रहा है, डू व्हाट यू लव। हमारा हमारा क्या होना चाहिए? वो बोल सकते हैं एक तरीके से पैशन होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? पैशन कब फॉलो करने जाओगे? जब आपकी पहली 4 चीजें क्या है? फुलफिल। बात समझ में आ रही? अगर पहली 4 चीजें फुलफिल नहीं है, एक फुल्की वाला जो है वो फुल्की बेचता है पर उसका पैशन है गाना गाने का, तो वो गाना गाना परस्यू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता गाना गाना परस्यू? क्योंकि उसका हो सकता है फिजियोलॉजिकल हो गया हो, सेफ्टी भी हो गई हो, सोशल ना हुआ हो पेरेंट्स का, चलो फैमिली के लिए पैसा भी हो, क्या बात समझ में? लेकिन अभी तक उसके अंदर क्या नहीं आया है? सेल्फ एस्टीम। जब नीड और रिकॉग्निशन रहेगी उसके बाद तुम क्या कर पाओगे? अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं जिंदा क्यों हूं। स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं ना, क्यों लोग स्पिरिचुअलिटी में बुढ़ापे में जाते हैं? स्पिरिचुअलिटी समझते हो? कि अब बैठ के सत्संग करेंगे, हमारे जीवन का सही मतलब जानेंगे, हम क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये आत्मा परमात्मा की बातें कब हो पाएंगी? जब पेट भर गया। अब बुढ़ापा आ गया, पेट भर गया, सेफ्टी हो गई, सेल्फ एस्टीम हो गई, अब बुढ़ापे में किसको फेमस होना है? क्या बात समझ में आ रही है? कौन सी रिकॉग्निशन चाहिए? तब आते हैं काय पे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन तब तक थोड़ा लेट हो चुका होता। अब आज का जमाना क्या है पता है? यूथ क्या चाहता है? ये सारे स्टेजेस फटाफट पार करना चाहता है। क्यों? पैसा कमाने की जल्दी है कि फटाफट क्या हो जाए? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एस्टीम हो जाए। जब तुम कभी भी देखना जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम उनको सोच लगता है हाँ भाई सही तो बोल रहा है कि क्यों करना है। लेकिन भाई वो सब कर लिया, वो इतना ज्ञान देने के बाद जाएगा अपनी मर्सिडीज में। इस बात को समझो। क्यों? क्योंकि उसके बाकी सारे लेवल क्या हो चुके हैं? पार हो चुके हैं, और हमारे पार नहीं हुए हैं। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। तो ये होती है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इसको मैनेजमेंट में कैसे यूज करना, ये तो तुमने पढ़ लिया हर चीज में। अब एक क्या होता है ना, हमेशा याद रखना जिंदगी में कुछ भी पढ़ो, एक होती है थ्योरी, ये पढ़ के मजा आई, समझ में आई, यूज क्या करोगे इसका? क्या पता? हाँ हाँ बोलो बोलो, अरे बोल। हमको एक एम्प्लॉय की नीड कौन से लेवल पे है वो आइडेंटिफाई करें कि किसको क्या चाहिए। क्या बात समझ में? एक अच्छे वेल वर्स्ड फैमिली का बंदा है जो छोटी छोटी नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया, ठीक है, क्या मैं उसको अगर पोछा लगाने बोलूंगा तो वो नहीं पाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी ऑटोमेटिकली नीड्स क्या है? हो गए छोटे हैं। इतने छोटे आदमी भी नहीं है ये। छोटे आदमी बड़े आदमी जात पात से नहीं होता, इन नीड्स से और इन मोटिवेशन लेवल से होता है। बात समझ में आ रही है क्या है? फटाफट बोलो। तो हमको भी अपनी लाइफ के लिए भी यही करना है कि ये लेवल्स अपने तय करके रखने हैं कि तुम आज कौन से लेवल पे खड़े। बताओ अच्छा तुम कौन से लेवल पे खड़े? कौन सा? सेल्फ एस्टीम, सोशल। सबका अपना अपना हो सकता है, किसी का एक कॉमन नहीं है। सोशल, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल से तो सब बाहर है ऑन एन एवरेज, ठीक है। दूसरे क्या है? सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, डेप्रिविएशन एंड अदर डेंजर्स। तीसरा क्या है? सोशल। सोशल में हम बहुत सारे लोग बाहर होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले तक अपने आप को सोशल से बाहर नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनका फ्यूचर सेव करना है। एट द सेम टाइम मेरे जो फ्रेंड्स थे, हो सकता है उनके पेरेंट्स के पास ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्टी थी, या वो गवर्नमेंट जॉब वाले थे, उनको पेंशन आनी थी, तो उनको अपने पेरेंट्स की सेफ्टी के लेवल की चिंता नहीं थी, पर मेरे को थी। सबका अपना अपना होगा ये।
बात समझ में आ रही है? तो आप कौन से लेवल पे खड़े हो आपको वो देख करना है, उस हिसाब से आप आगे क्या करोगे, अपनी लाइफ में बढ़ोगे। और जितनी जल्दी एक के बाद एक स्टेज पार करते चले जाओगे उतना तुम्हारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे सेल्फ एस्टीम, मैं मेरे बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं जो मैं करना चाहता हूं ह्यूमन लाइफ के लिए, पर मैं अभी तक मेरी इतनी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं और जाके वो काम कर लूं। क्यों? क्योंकि मेरा अभी सोशल लेवल और सेल्फ एस्टीम लेवल पार नहीं हुआ है। ठीक है क्या? क्यों नहीं हुआ है? इतना पैसा नहीं आया है कि मैं बैठा रहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर चलता रहेगा, इतना अभी उस लेवल पर पहुंचे नहीं है। पर टारगेट क्या है कि 5-7 साल में ये कर ले, फिर आराम से 40 की एज में जाके गोवा में बीच के बाहर जाके रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा है, समझे कि नहीं समझे? हाँ या नहीं बोलो। देखो ये दिया इनने, फिजियोलॉजिकल क्या, वाटर फूड सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या, सिक्योरिटी ऑफ इनकम, सैलरी, बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, टू हैव अ प्लेस टू लिव, गुड हेल्थ, फाइनेंशियल एड, परमानेंट स्कॉलरशिप। फिर क्या है, बिलोंगिंगनेस एंड लव, रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड टीम मेंबर्स। फिर सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, प्रमोशन, रिस्पेक्ट, रेजेस, गुड ग्रेड्स, प्राइजेस। फिर क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल एबिलिटीज, सेल्फ एक्चुअलाइज। इसको याद रखना। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। नहीं आया? अगला। हाँ, कौन सा साइकोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल नीड्स, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप नहीं है। अच्छा, वो बेटा तुम अपने हायर वाले लेवल के लिए त्याग रहे हो। क्या बात समझ में आई है? तुम इस चिंता से नहीं सो रहे कि कल रोटी कहां से आएगी। स्लीप कब नहीं आती है? वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप। आप सो नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको अगले दिन की चिंता है, नींद ही नहीं आ रही है। भैया कल मेरे बच्चे उठेंगे, मैं उनको क्या खिलाऊंगा, कल सुबह जब मैं काम करने जाऊंगा तो मुझे काम, जो लेबर रोज सुबह आके, हम तुम आते हुए तो भीड़ लगी रहती है, देखा वो रोज सुबह लेबर आके हमें भीड़ में खड़ी रहती है कि कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे को आएगा और मेरे को लेके जाएगा कि चलो आज का काम करो। अच्छा, कभी 12 बजे जाना तो कुछ लेबर खड़े रहते हैं, फिर भी उनको आज का काम नहीं मिला। भले वो खड़े होकर बात कर रहे होंगे, कोने बैठे होंगे, बीड़ी पी रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, क्या बात समझ आ रही है, पर उनको आज का काम नहीं मिला। फिर उनको रात को नींद नहीं आई कि अगले दिन सुबह उनको क्या करना है, फिर से इस बात की चिंता है कल मुझे कोई आएगा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आपको जितने घंटे भी सो रहे हो, चैन की नींद सो रहे हो ना, पास हो गए नहीं हो गए, वेरी 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 छोटी सी बात आम जिंदगी में, एज कंपेयर टू जो रियल चैलेंजेस टू लाइफ है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहना। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्या है, हेड्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग is regarded as one of the great original thinkers in management and motivational theory. Herzberg set out determine the effect of attitude on motivation by simply speaking people to describe the times when they felt really good and really bad about their jobs. What he found was that people who felt good about their jobs gave very different responses from the people who felt bad. अभी सिर्फ read कर रहा हूँ, हाँ. The result from this inquiry from the basis of Herzberg motivation hygiene theory, sometimes known as Herzberg two-factor theory. क्या बोला जाता है इसको? Herzberg two-factor theory. Published his famous article one more time. How do you motivate employees? The conclusions he drew were extraordinarily influential and still form the bedrock of the good motivational practice. नियरली हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 साल हो गए हैं उसको दिए हुए थ्योरी, आज भी वो थ्योरी क्या है, वैलिड है। ही स्पेशली रिकॉग्नाइज फॉर हिज टू फैक्टर थ्योरी, कहानी उसकी तारीफ ही किए पड़े हैं, आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ फैक्टर्स गवर्निंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससैटिस्फैक्शन, हाइजीन फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स एंड मोटिवेशन फैक्टर्स और इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। इसको अपन ऐसे समझते हैं, हाइजीन फैक्टर्स और ट्रेन टू रिप्रेजेंट, एक सेकंड ना मैं देख लूं क्या है, बुक में नहीं दिख रहा मतलब, अच्छा आ जाओ देख लो, यहां दिखा दे रहा हूं मैं। एक है जॉब सेटिस्फैक्शन, एक है जॉब डिससैटिस्फैक्शन। अब समझ लो, वैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो जॉब से बहुत ज्यादा खुश होते हैं,
एक जो बोलते हैं ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फर्क है। एक बोला चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, एक बोल रहा है बढ़िया मजा आ रहा है, और एक क्या बोल रहा है घटिया फंसे हुए हैं, कैसी खराब जिंदगी हमारी, कहां फंस गए। तो एक होता है जॉब सेटिस्फैक्शन, एक होता है जॉब डिससेटिस्फैक्शन, एक होता है ठीक है। तो एज एन एम्प्लॉयर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो डिससेटिस्फाइड है उनको ठीक है में लेके आओ कम से कम। अब कोई भी जॉब डिससेटिस्फाइड कब होता है, इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर्स। अगर हाइजीन फैक्टर्स नहीं है तो आप जॉब से डिससेटिस्फाइड रहोगे। जैसे कि वर्किंग कंडीशन बहुत बुरे हैं, आपको एक ऐसी फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ रहा है जहां पूरे टाइम पूरा अंधेरा है। तुमको पता है ऐसे ऐसे मैनुअल वर्कर्स होते हैं, बैंगल फैक्ट्री होती है, लेदर फैक्ट्री होती है, लेदर फैक्ट्री में आपको एनिमल स्किन से काम करना पड़ता है। कहाँ में पढ़ा था, इंग्लिश में, तूने शॉर्ट्स में देखा था, वेरी गुड, समझ गए ना। तो दिल लग गया, दिल लग गया, समझ गए ना। अब तुमको ऐसी जगह पे लेदर फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, पता है तुमको जितने लोग लेदर फैक्ट्री में काम करते हैं उनको फॉर श्योर है कि कुछ समय बाद स्किन डिजीज होगी होगी, वो किसी न किसी बीमारी से ही जाएंगे, क्योंकि लेदर फैक्ट्री चमड़े पे काम करते हैं, वो चमड़े को उनको क्रश करना होता है, कितनी मशीन आ जाए। सबसे सबसे बुरी जॉब आज की डेट में इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करती है, वो क्या है तुमको पता है, क्लीनिंग द मैन होल्स, गटर के अंदर जाके गटर को साफ करना। ये आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, बाकी बाकी सब जगह से वाइप आउट हो चुका है। ये हमारे देश में आज भी लॉ बन चुका है कि ये काम कराना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी कराते हैं क्योंकि कोई मशीन उतनी सक्सेसफुल नहीं है। मैन होल मतलब तुम समझते हो कि जहां पे हमारा कचरा, नॉट नॉर्मल नाली, हमारा कचरा, वो जाके वो साफ करते हैं, और वो बिना किसी उसके अंदर इंसान घुसता वो जाके साफ करके। तो वो क्या है, वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी है, एक तरीका। दूसरा क्या है, कोवर्कर रिलेशन। कोवर्कर रिलेशन मतलब आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको बुली किया जा रहा है। याद रखना, कोवर्कर रिलेशन सिर्फ जॉब में नहीं, एक क्लासरूम में भी हो सकता है। अगर कोई एक इंसान बैठा है और आप उसके बैकग्राउंड के कारण, उसके बात करने के तरीके के कारण, उसकी बोली के कारण, या शायद वो आपके लेवल से नहीं आया, आपके एक लेवल पीछे से आया, तो आप शायद जानते हो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो नहीं जानता। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग या नॉर्मली ट्रीटिंग, इफ यू आर ट्रीटिंग हिम और हर इल, तो यू आर द वन जो कोवर्कर रिलेशन खराब कर रहे हैं। और आज आप यहां कर रहे हो, कल आप कहीं इंप्लॉय बन के जाओगे और आपका 4 लोग का ग्रुप बन जाएगा, तो आप 5वें को बुली करोगे। ये स्कूल में भी आपने देखा ही होगा। तो कब होता है जॉब डिससेटिस्फैक्शन, एक वर्किंग कंडीशन खराब होती है, दूसरा कोवर्कर रिलेशन खराब होता है, तीसरा पॉलिसीज एंड रूल्स। पॉलिसीज एंड रूल्स कैसे, अभी एक टीचर का वीडियो आया था अन अकेडमी को लेके, अन अकेडमी नहीं, बायजूस भी नहीं, अमन दत्तरवाल का कोई एक वो है उसके लिए आया था, फिजिक्स वाला नहीं, एक दूसरा इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लेते अपन उसका, आया था। उसने एलिगेशंस लगाए कि वो टीचर है, उनको पढ़ता पैसा मिलता है ऑनलाइन पढ़ाने का। तो जब वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उनका कहना था कि आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जितने घंटे आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। अब मान के चलो मैं वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख रहे हो, या वीडियो पॉज करके मैं पानी पीने चला गया, या वीडियो पॉज करके मैंने कुछ भी ऐसा बीच में कोई काम कर लिया, तो वो आवर्स काउंट नहीं होते और उसके पैसे नहीं मिलते। जैसे हमारी 1.5 घंटे की जो क्लास में निकलती है यहाँ पे, वो रिकॉर्ड होकर मात्र 30 मिनट बनती है। कभी जाके रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि जितनी देर तुम सॉल्व कर रहे हो उतनी देर रिकॉर्डिंग पॉज हो गई। जितनी देर तुम मुझसे डाउट्स पूछ रहे हो जो पब्लिक में नहीं जाने चाहिए, तो उसको पॉज कर दिया। अब अल्टीमेटली 30 मिनट की रिकॉर्डिंग पढ़ी, तो बंदे ने पढ़ाया 1.5 घंटा और पैसा मिलेगा आधा घंटा। की बात सुन में आ रही है। तो वो क्या है, पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस खराब है, वहां पे जॉब क्या आएगा, डिससैटिस्फैक्शन आएगा। नहीं आई क्या बात समझ में, कि कई बार होता है आईटी कंपनीज में आपका मैक्सिमम जगह होता है टाइम ऑन सिस्टम लिखा जाता है, कितनी देर आप सिस्टम में ऑन करके बैठे रहे।
वो ठीक भी है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाले मक्कारी भी करते हैं काम करने में, वो बात अलग है, लेकिन स्टिल बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको कितने बजे भी बॉस का फोन उठाना ही पड़ेगा, आपकी पर्सनल लाइफ हिंड्रेंस कर रहे हैं। तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस खराब है तो भी क्या आएगा, जॉब का डिसरेस्पेक्ट। दूसरा क्या है, सुपरवाइजर क्वालिटी, वही सुपरवाइजर की क्वालिटी खराब है, वो सुपरवाइजर नहीं है। और फिर दूसरा क्या है, बेस वेज एंड सैलरी, आपकी वेज और सैलरी इतनी कम है कि आपका काम भी नहीं चल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, कि आपका घर भी नहीं चल पा रहा है, आप मोटिवेशन जो पिछला लेवल पढ़ा उसमें फिजियोलॉजिकल लेवल को भी पार नहीं कर पा रहे हो, तो आप जॉब से क्या रहोगे, डिससैटिस्फाइड। क्या रहोगे जॉब से अगर जॉब से डिससैटिस्फैक्शन को रिमूव करना है तो इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इंप्रूविंग हाइजीन फैक्टर्स डिक्रीजेस जॉब डिससैटिस्फैक्शन, हाँ या ना फटाफट बोलो। लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन किससे आएगा, इन सब चीजों से, जैसे अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब प्रमोशन, आप कुछ किया आपको अवार्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन कि भैया ये आप लीडर हो। पता है आईटी कंपनीज में और जो कॉर्पोरेट कल्चर है वहां पे बढ़िया तरीके ढूंढने हैं उनमें ये देने के, क्या है, मोटिवेशन फैक्टर्स के। जैसे कि कोई एक प्यून है, अब उसको तुम प्यून बोलोगे तो बुरा लगेगा, ठीक है क्या, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेटर, ये प्यून का अच्छा नाम हो गया। अब वो घर में बताया कि मैं प्यून हूं, अपने बच्चों को बताया कि मैं प्यून हूं, वो घर में जाके बताया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेटर हूं फलानी कंपनी में। सैलरी हर कोई नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछता है कि आप काम क्या करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेटर हूं रिलायंस में, ठीक है, उसको एक क्या दे दिया, बैच दे दिया, एक कार्ड दे दिया कि आप ये पहन के डेली आओगे, आपको वो कर दे कि आपको फॉर्मल्स पहना है। भले वो बंदा साइकिल में आ रहा है पर ही विल फील गुड कि वो अच्छा, वो घर से निकलेगा तो वो फील करेगा कि वो अच्छा काम कर रहा है। के बाद समझ में आ रही है, तो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि यार ये तेरी जिम्मेदारी है, तेरा प्रोजेक्ट है, तेरे को संभाल के रखना, तू कंपनी को प्रॉफिट दिलाएगा, तो आपको लगता है कि हाँ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमको क्या मिलेगा, काम मिलेगा। जब हम ऑडिट पे गए थे, मैंने बेसिकली सही बता रहा हूं, मैंने काम सीए का काम जो ऑडिट, मेरे को इंटरेस्ट इसीलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत थी। और मैं जहां आर्टिकलशिप करने गया मेरे को बोला कैश चेक करो, इतनी बड़ी फाइल दे दी, मैंने एक दिन लगा के बिल्कुल ध्यान से चेक करी। जब मैंने बोला सर ये मैंने चेक कर लिया, तो उन्होंने बोला हाँ वहां रख दो, मैंने वहां रख दिया। और फिर वैसी दूसरी फाइल दे दी, बोले इसको चेक करो, मैंने दूसरी भी उतनी अच्छे से चेक करी, बोले हाँ ठीक है वहां रख दो। मैंने कहा साला देखता तो है नहीं कभी, बोलता करके रख दो, करके रख दो, करके रख, कर देखा किसने, पैसे मेरे को पूरे मिल रहे हैं, सब चीज पूरा मिल रहा है, पर मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को लग लगा मैं ऐसा अगला पकड़ लूंगा, क्या काम कर रहा हूँ मैं, कुछ वर्थ है नहीं है मेरी, मैं छोड़ के भाग के आ गया। फिर मैंने दूसरी जगह पर आर्टिकलशिप ली जहां प्रॉपर काम मिला मेरे को, क्योंकि वहां पे आप, अब ये जरूरी नहीं है कि वो काम जो वो कर रहा था वो वेस्ट ही था, हो सकता है वो आज नहीं तो कल उसको क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से उस समय कम्युनिकेट कर देते, आप मेरे को प्रोसेस बताने की जगह क्या बता देते, कॉन्सेप्ट बता देते कि ये मैं इसलिए करा रहा हूं, तू जब ये करेगा ना तो इससे मैं ये करने वाला हूं, तो फिर क्या होगा, आपको भी काम करने में मजा आएगा, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन में। जैसे भी ओमकार भी होगा, अभी कोई काम दिया मैंने, अब जस्ट अभी एक काम दिया कि एक फाइल है उसमें से हर बच्चे का एरिया निकालना है बस। अगर मैं उनको बस ये बता दूं कि ये सारे एड्रेस है, उसमें से एरिया 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 लिख दो, तो उनको लगेगा पता नहीं क्या काम करा रहे हैं, यूज करेंगे भी नहीं करेंगे। पर मैं उनको पूरा समझा दूं, जब आप एरिया एरिया निकालोगे ना तो अपन उनको सबको अपन कुछ पोस्ट में भेजने वाले हैं, तो अपन उनको ये पोस्ट भेजेंगे तो उससे यही अपन को फायदा होगा, तो उनको लगेगा कि हाँ ये जो काम कर रहा हूं क्या है, वर्थ इट है, एफर्ट वर्थ इट है। तो आपको क्या करना है, अचीवमेंट, पहली चीज क्या है अचीव, दूसरी चीज क्या है रिकॉग्निशन, तीसरी चीज क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथी चीज क्या है वर्क इटसेल्फ, काम ही क्या है। अगर घटिया काम होगा तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा करने को। के बाद समझ में, दूसरा क्या है एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ मतलब हम खुद सीख रहे हैं कि नहीं करना। अगर मैं 2 साल पहले ही वही काम कर रहा था, आज भी वही काम कर, तो मुझे कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। तो अगर आपको बेटर चाहिए, इंप्रूविंग द मोटिवेशन फैक्टर्स करोगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, और अगर हाइजीन फैक्टर्स को कम करोगे तो क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन कम होगा। तो हाइजीन फैक्टर्स को बढ़ाना है ताकि डिससैटिस्फैक्शन कम हो, और मोटिवेशन फैक्टर्स को बढ़ाना है ताकि जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा हो। हाँ या नहीं फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया। अब समझो, अब जब तुम घर में इसको पढ़ रहे होगे ना, तो तुम इसको सिर्फ पढ़ाई की सेंस में पढ़ रहे होगे कि हमको पढ़ना है, रीड करना है, लेकिन जब इसको तुम रियल वर्ल्ड से रिलेट कर, जैसे मैंने अभी तुमको समझाया
जब तुम एसएम को रियल वर्ड से रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो बच्चा आके मुझसे कहा, भैया बीच की लाइन से आ जाता है। अरे आ जाता है बीच की लाइन से, लेकिन तूने अगर बात को समझा होता ना, तो बीच की लाइन का मतलब तुझे पता होता ना, तो तू एमसीक्यू बता लेता है। नहीं आएगी, आई बात समझ। फिर भी नाम आम वाले आते हैं कुछ कुछ, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो 10-20% होंगे, लेकिन 80% कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? तीसरी कौन सी थ्योरी है? Macklin's theory of needs. Macklin's affirms that we all have three motivating drivers, and it does not depend on gender or age. One of these drivers will be dominant in our behavior. The dominant drive depends on our life experiences. The three motivators are, तीन motivators होते हैं, किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ, तीनों होते हैं, किसी के लिए कुछ डोमिनेंट होता है, किसी के लिए कुछ। कौन से वो तीन है तो समझोगे। पहला क्या है? अचीवमेंट, दूसरा क्या है? एफिलिएशन, और तीसरा क्या है? पावर। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीज इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग जैसे देखना, जो बचपन में स्कूल में आपने देखोगे, इन लोगों को वजनदारी का बहुत शौक होता है, बाबागिरी का शौक होता है। क्या बात समझ में आ रही है? कि मैं चलूं तो मेरे पीछे आगे पीछे लोग चले, मैं बोलूं तो मेरी सुने, बोल दिया ना ये होगा मतलब होगा। ये क्या है? इनको क्या पसंद है? पावर पसंद है। अगर तुम उनको खूब सारे पैसे दे दो पर अथॉरिटी ना दो, पावर ना दो, तो वो जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रहे। क्या बात समझ में आ रही है? एफिलिएशन, अ नीड फॉर लव, बिलोंगिंगनेस, सोशल एक्सेप्टेंस। कई होते हैं जिनको दोस्त, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, रिकॉग्निशन। पावर और उसमें बहुत अलग फर्क है। पावर में क्या चाहिए? अथॉरिटी। और एफिलिएशन में क्या चाहिए? कंपेनियनशिप। क्या बात समझ में आ रही है? आपको लोग चाहिए, अ नीड फॉर लव, बिलोंगिंग एंड सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सब मिलके रहते हैं, आपको घर जैसी फीलिंग आती है, ठीक है क्या? आपको एज ए एम्प्लॉय ना एज ए मेंबर ट्रीट किया जाता है, क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पे मजा आने लगता है। अपन जाते हैं कहीं पे, कहीं मैं जैसे मैं कई बार बहुत जगहों पे काम करने गया ना, तो मैं कहीं काम पे टिक नहीं पाया। क्यों? सही बता रहा हूँ, मैं आईटेक्स के साथ भी कहीं कहीं पे काम करने गया बहुत बार। मुझे जो माहौल यहाँ पे मिला वो कहीं नहीं मिला। हालांकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, मैं हमेशा थॉट ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड ये सोचता हूँ कि जैसे ही मैं रोज घुसता हूँ कोचिंग के अंदर या यहाँ पे आता हूँ, तो यार ये अपनी जगह है, खुद की फीलिंग है ये। बात समझ में आ रही है? तो कभी वो वर्क वाली फीलिंग नहीं आती। मैंने पिछले साल जिंदगी में को ट्राई करने के लिए स्कूल में टीचिंग करी। मैंने जिंदगी का इतना दुख मैंने कभी नहीं देखा। मैं 6 महीने काम करने बाद मेरे को छोड़ना था कि भैया मेरे को नहीं पढ़ाना, मुझे जान दो प्लीज, मुझे जान दो। पर उनने मेरे को 2-3 लाइनें बोल दी कि आप बच्चों को भविष्य बीच में छोड़ के चले जाओगे, 12th बोर्ड से, इनके हमको दूसरा टीचर कहाँ से मिलेगा। मैंने जैसे तैसे मर मुरा के पूरा साल कंप्लीट किया, एकदम डेड बॉडी टाइप, ठीक है क्या? साल कंप्लीट किया, जैसे साल कंप्लीट हो, मैंने कहा मैं कल से नहीं आऊंगा। तुमको पैसे देने दो नहीं देने मत दो, तुमको जो करना करो, मैं कल से नहीं आऊंगा। और स्कूल की दिक्कत नहीं थी, स्कूल खराब नहीं था, बच्चे भी, अरे मतलब वो माहौल नहीं था। और मैंने देखा ये हर जगह जॉब में ऐसे ही है। सारे टीचर्स, जब मैं वहां स्टाफ रूम बैठा, मैंने कहा बाप रे, सारे टीचर मिलके इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मैंने कहा तुम पढ़ाओगे जाके क्या करोगे भविष्य बच्चों का? मतलब वो खुद इतने इन्फ्लुएंस है नेगेटिवली, वो खुद अपनी जिंदगी से इतने परेशान है। और तुम अगर अंदर से खुश नहीं हो ना, तुम पढ़ाने जाओगे तो तुम सीधे गुजरात फाट से तो कट्टा मार दोगे बच्चे को। चुपचाप रहना, बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा, बात की तो मार डालूंगा। ये क्यों है? क्योंकि मैंने वहां फील किया ना अंदर कि एक्चुअली प्रॉब्लम टीचर वो अंडर पेड है। पहली चीज तो टीचर स्कूल में अंडर पेड है। जितनी सैलरी, जितना पैसा हम कोचिंग के 1 घंटे से कमाते हैं, वो पूरे 3 महीने की सैलरी नहीं होती उनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अंडर पेड है और पेगा जाता है। भाई अगर मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मेरे से तुम अकाउंट्स का काम करा लो, मैं टीचर हूं ना, स्किल है ये एक। जैसे गाना गाने वाले से अगर तुम बोलोगे जाओ सारे गिटार साफ कर दो, तो उसको कैसा फील होगा? भाई मैं सिंगर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मेरी इज्जत करो। अब मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाना मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मेरे को बोलेंगे जाओ आधार कार्ड की ड्यूटी में जाके बैठ जाओ। हालांकि मेरी तो जॉब की कंडीशन ये थी कि मैं कोई काम नहीं करूंगा पढ़ाने के अलावा, तब भी मेरे को नहीं भाया। उनने बोल दिया था हाँ ठीक है कोई काम मत करना, सिर्फ जाता था पढ़ाता था आता था, वो भी नहीं चला क्योंकि फ्रीडम नहीं था। बात समझ में आ रही है? तुम भी कल को कहीं ना कहीं काम करने जाओगे ना, तुम्हें ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी लाइफ की, क्योंकि तुम फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर आ चुके हो। अब तुमको वो करना है जो तुमको कहीं ना कहीं क्या दे, सेटिस्फैक्शन दे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि पैसा तो कमाते रह ही जाओगे, यहां नहीं तो वहां से। आई बात समझ में? तो
एफिलिएशन चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है, और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? अचीवमेंट। इन तीनों में से किसी की लाइफ में अचीवमेंट डोमिनेट होता है, किसी की लाइफ में एफिलिएशन, और किसी की लाइफ में पावर। अगर ये तीनों, सबको ये तीनों चाहिए, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है? उस हिसाब से आपको मोटिवेशन की थ्योरी बनानी पड़ती है। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। अगला क्या है? व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। एक बार ये रीड करोगे क्या ऊपर वाला, मैकलेंड्स वाला? अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर रीड करोगे 2 मिनट में? 2 मिनट में नजर मार लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट है व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है, क्या है? व्रूम्स थ्योरी। उनने बोला, जो मैं अभी बातें कर रहा था ना, ये वही व्रूम्स थ्योरी है। सोचो, मैंने पढ़ी भी नहीं फिर भी बताती। 2 चीजें होती हैं एक इंसान के अंदर। एक, सुन रहे हो? पहला, इंसान जो काम कर रहा है उसको ये लगना चाहिए कि ये काम का कुछ फल निकलने वाला है। सिर्फ काम करोगे और पैसे मिल जाएंगे, ये नहीं होता। हमेशा याद रखना, लाइफ में मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर मनी को मेन प्रोडक्ट मान के चलोगे, तुम कभी मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे। तो आप जो काम करने वाले, तुमको सैलरी में रख दिया 50,000 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं तुमको सीएस बनने हो, तुमको बोला 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। ठीक है क्या? तुमको कुछ नहीं करना है, आना है, पूरी फाइलें जमानी है, पूरी फाइलें साफ करनी है, के बाद समझ में आ रही है, पूरी फाइलों में कपड़ा मारना है। ठीक है क्या? और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुमको कभी कोई डायरेक्टर आए तो उनके लिए सिर्फ पानी ला के दे देना है। बाकी टाइम पूरे दिन बैठे रहो और पबजी खेलो, कोई काम नहीं करना तुमको। बताओ ये काम करोगे कि नहीं करोगे? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, जिसको लग रहा है कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है? आज शायद बहुत सारे लोग हाँ बोल देंगे हम कर लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम सीएस बनने के बाद, जिस दिन तुम सीएस पास होगे ना, तुमको 50,000 में दूसरी सैलरी मिलेगी, तो दूसरा काम मिलेगा, तुम वो कर लो। क्योंकि तुमको लगेगा इतना जो मैंने पढ़ाई की है उसकी कोई वर्थ है। तो अब तुम इससे क्या समझ में आ रहा है? मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आज तुम बोलते हो कि मैं सीएस किसके लिए कर रहा हूं? पढ़ाई के लिए कर रहा हूं, ये पैसों के लिए कर रहा हूं, कि सीएस बनने में बहुत पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन पैसे मिल रहे हैं ना, उसमें तो ज्यादा मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन सीएस करने के, काम करने के बाद, जबकि उसमें वर्कलोड भी नहीं है, सीएस के काम में वर्कलोड है, पर जो पढ़ाई की है उसका सेटिस्फैक्शन। तो उन्होंने यही बोला, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो काम करते हैं उनको ये पता होता है कि इस काम का कुछ आउटपुट निकलेगा और ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल रहेगा। दूसरा, एट द सेम टाइम आपका जो रिटर्न मिलने वाला, आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, वो उस किससे डिपेंडेंट है? आउटपुट से। बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्यों सरकारी कंपनियां उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती? क्योंकि सरकारी में पता तुमको कैसा है, अगर आप इतने साल जॉब कर लिए ना, आपने 3 साल काम कर लिया ना, अब आपका प्रमोशन पक्का है। फिर आपने इतने साल काट लिए ना, तो आपका प्रमोशन पक्का है। कोई ज्यादा अच्छा काम करेगा तो हो सकता है उसको पहले मिल जाए, पर जो काम नहीं करेगा उसका डिले नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब उसको क्या पता है कि ये जो जो उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है वो क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जो काम कर रहा है। तो पहले वो काम कर रहा है, वो कंपनी के लिए तो फायदेमंद है, पर उसका जो रिवॉर्ड है वो इस काम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको मोटिवेशन नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आलसी होते, कभी नहीं बोल सकते आप, नहीं होते। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तब वो आलसी थे क्या? एग्जाम निकालना मजाक समझते हो? कितने मेहनती थे कि उन्होंने एग्जाम निकाला। क्योंकि तब क्या था, उनकी जो मेहनत थी वो डिपेंडेंट थी जो उसको रिटर्न मिलने वाला है। अगर पढ़ के पास होगा तो नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। घिस घिस के नौकरी करी, ये पढ़ाई करी, फिर जब नौकरी लग गई, अब पता है कि इनका जो काम है वो क्या है? डिपेंडेंट नहीं है, तो काम करना छोड़ दिया। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। ठीक है क्या? तो बस इसमें यही लिखा हुआ है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक कौन सा होता है? पीपल हु बिलीव इट इज लाइकली दैट द एफर्ट्स विल लीड टू सक्सेसफुल रिजल्ट्स। दूसरा, दोज पीपल ऑल्सो बिलीव दैट दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सक्सेस। उनसे जो सक्सेस होगा उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा। पीपल विल बी मोटिवेटेड टू एग्जर्ट अ हाई लेवल ऑफ इट व्हेन दे बिलीव दैट देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स दे पुट फॉर्थ, द परफॉर्मेंस दे अचीव एंड द आउटकम्स एंड द रिवॉर्ड दे रिसीव। मतलब सीधा सीधा रिलेशनशिप है उनकी मेहनत का और आउटपुट का। क्या बात समझ में आ रही है? वो जितनी मेहनत करेंगे, जितने अच्छे रिजल्ट लाके देंगे, उनको भी। इसीलिए सेल्स वालों को हमेशा काहे में रखा जाता है? इंसेंटिव बेसिस में।
पता है ये बात? सेल्स, जब कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उनकी सैलरी होती है 20,000 रुपए महीना, ठीक है, प्लस आप जितना आइटम बेच लो। उनके अकाउंट में मंथ के आखिरी में क्रेडिट होता है 80,000 रुपए महीना। 20,000 रुपए उनकी सैलरी और 60,000 रुपए क्या होता है उनका इंसेंटिव। बात समझ में आ रही है? अब ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया। क्यों? अब सेल्स क्या है? जाओ बाहर घूमो बेचो। तुम जब तक अपने अंदर से आत्मा से एफर्ट नहीं लगाओगे ना बेचने की, तो नहीं बिकेगा। अब यही टीचिंग का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, यहां पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे कॉमर्स का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, टीचर को कैसे पैसे मिलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू टीच। अगर मैं आज बेकार पढ़ाऊं, तुम जहां के बाहर फीडबैक खराब दोगे। चलो मैं तो ओनर हूं उस कोचिंग का, खुद का है, कोई भी एक फैकल्टी भी आ रही है पढ़ाने बाहर से, निक्की मैम, साक्षी मैम आ रही है, वो पढ़ा रही है। अब उनको अगर पर स्टूडेंट चार्ज ना मिले, उनको मिले सैलरी, फिक्स सैलरी, तो अब चाहे तुम जाके बाहर अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, कोई कुछ भी करो, किसी कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यू आर रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? यू आर रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स सैलरी। तो आपका एफर्ट का और आउटपुट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये स्कूलों में होता है, टीचर फिक्स सैलरी में, तुम जाके कंप्लेन कर देते हो प्रिंसिपल को, मैडम हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलती ओके ओके वी लुक आफ्टर इट। वो ज्यादा बोल के सुनाएंगी उनको जाके, तो पढ़ा क्यों नहीं रही हो? फिर वो आके तुमको सुनाएंगे, क्यों? तुम कंप्लेन करोगे लेकिन पढ़ाएगी नहीं। यही तुम्हारे सेटबैक में दिमाग में हो गया, इसलिए टीचर की बुराई करो तो आके बाजू में आके गाली पड़ती है, जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वो स्कूलों में क्यों ऐसा? क्योंकि वो सैलरी बेस्ड है। यहां मैं जितना अच्छा पढ़ाऊंगा तुम बाहर जाके उतना अच्छा फीडबैक दोगे, उतने और बच्चे आएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना मेरा रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं सीएससीटी में खराब पढ़ाऊंगा तुम एग्जीक्यूटिव में नहीं आओगे, एग्जीक्यूटिव में नहीं आओगे तो इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू तो मारा जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल रेवेन्यू भी क्या होगा? मारा जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो सीधा सीधा सा खेल है, जो आप कर रहे हो और बदले में जो क्या होता है? एफर्ट। क्या हुआ? पढ़ी थी तुमको स्कूल में? हमारे तो हम लोग ने कंप्लेन करी थी 12th में अपनी मैडम की। तो एक मैम थी अकाउंट्स पढ़ाती थी, और वो बहुत बेकार पढ़ाती थी। बहुत बेकार मतलब वो बिजनेस स्टडीज जैसा अकाउंट पढ़ाती थी, थ्योरी थ्योरी, इसको यहाँ लिखो उसको वहां लिखो, ऐसा करो वैसा करो। मैं अकाउंट्स का यार, हमने जाके कंप्लेन करी। पहले तो मैं कंप्लेन में पढ़ता था ही नहीं, तो मैं कंप्लेन करने की पढ़ी भी नहीं थी कि मैं जाऊं और कंप्लेन कर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैडम हमको कुछ बोलती ना हम मैडम कुछ बोलते। बहुत बढ़िया इक्वेशन चल रही थी हमारे। बस हमारे साथ एक ही खराबी थी, हमारा मुंह ज्यादा चलता था। हम बैठे तो सारे बच्चे पढ़ने वाली लड़कियां लड़कियां लड़के लड़के आए, बोलते हम लोग जा रहे हैं कंप्लेन करने, तू चलेगा क्या? मैंने कहा मैं नहीं चलूंगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को पढ़ने नहीं, जबरदस्ती काय को पैर लूं। तो बोलते नहीं नहीं चल 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 चल। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। सब गए कंप्लेन करने, तो बोलते यस यस टेल, प्रिंसिपल बोला यस यस टेल व्हाई यू आर केम। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, फिर मेरा मुंह देख रहे हैं। मैंने उनको देखा, मैं कहा सर कुछ समझ नहीं आता है, मैं पढ़ाती हूँ। बोलते तुमको समझ नहीं आता? तुमको बाकियों का समझ में आता है? मेरे को तो बाकियों का भी नहीं आता था, कि मैं पढ़ता तो था ही नहीं। मैं कुछ बोलूं से अच्छे जो इंटेलिजेंट लड़कियां खती उन्होंने बोले हाँ हाँ मैम हमको बाकियों का आता है, बस यही वाली मैडम का नहीं आता। ऐसे करके खूब भर भर के इन्होंने बुराई करी। अब मेरे को इन लोगों को फिर भी डर कि मैडम क्या बोलेगी। अगले दिन मैम आई तमतमाती हुई, सबको सुनाई, मेरे को कुछ नहीं बोली। मैंने कहा अच्छा देखा, अपना टेरर देखा। मैडम भी कुछ नहीं बोली, पता बहस हो जाएगी कि हाँ आप नहीं पढ़ाते हो, हम तो बोल देंगे। फिर लेकिन अगले दिन हमारे चाचा आए घर, हमारे चाचा खड़ा है, बोलते क्यों तुमने मैडम को परेशान किया? मैंने कौन मैडम को परेशान किया है? उनका जो हस्बैंड था वो कहीं जेलर इलर कुछ था, वो हमारे चाचा का मित्र था, तो हमारे चाचा के पास गया, वो आया। और हमारे चाचा थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के, उनका अंकल का बोलने का मतलब था कि ये क्लास में परेशान करता है, और उनने समझ लिया हम क्लास के बाहर मैडम को परेशान करते हैं। बोलते तुमने मैडम को परेशान किया? मैंने कौन सी मैडम को परेशान किया यार? अगले दिन अरे जो हमको घर में पड़ी, फिर अगले दिन फिर वो मैडम आई हमको, आ गया समझ में, ये वो ऐसा वैसा खूब सुनाई हमको। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं साले तुम लोग के चक्कर में फ्री में ले जाते ना। बहुत कंत्री थे हम लोग।
और फिर वो मैडम हमको बोलती तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो, ऐसा है वैसा है, हमने डबल एमए किया हुआ है, डबल एमए। कई तो मेरा दोस्त बोलता डबल एमए क्या होता है, तो मैंने कहा जिसको एक बार में एमए समझ नहीं आता वो 2 बार करता है। अरे भाई फिर चढ़ गई, बोलती तुम बात नहीं करना हमसे। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भगवान ये सब रिकॉर्ड हो गया, इसको एडिट करके डालना यूट्यूब में, ठीक है क्या, बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे हमसे, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्या है, मैग्रर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। क्या क्या क्या, मैग्रर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, सुन रहे हो। मैग्रर्स थ्योरी क्या बोलती थी, 2 प्रकार के, दुनिया आज भी मतलब 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्स, एक होते हैं एक्स उतने नहीं होते हैं, लेकिन लोगों ने पुराना बिलीव बना के रखा है, इसलिए वो समझ रहे हैं कि एक्स ही प्रकार के लोग हैं, जबकि वाई प्रकार के भी होते हैं। मतलब कि एक्स प्रकार के जो लोग हैं वो थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी इंप्लॉय हैं वो सब नालायक हैं, वो काम करना नहीं चाहते, उनके पीछे डंडा लेके जब तक नहीं पड़े रहोगे वो काम नहीं करेगा, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे, इनके ऊपर एक टॉप मैनेजमेंट की जरूरत है जो इनके पीछे लगा रहे दिन भर, तभी ये काम करेंगे। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी वाई क्या बोलती है, ऐसा नहीं है, लोग अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, हर किसी को काम करने में मजा आता है, कोई खाली बैठा रहना नहीं चाहता। अगर उनको सही वर्क एनवायरनमेंट मिले, सही रिवॉर्ड सिस्टम मिले और सही इंगेजिंग काम मिले, क्या बात समझ में आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे, उनको वो टॉप डाउन मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कौन सी थ्योरी सही है, एक्स या वाई। दोनों ही थ्योरी अपनी अपनी जगह पे सही है। जिनको कॉमर्स या जिनको साइंस मम्मी पापा ने दिला दिया था जबरदस्ती, वो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं, क्या बात समझ आ रही है। जिन्होंने मम्मी पापा के कहने पे सीएस करने आ गए, कल को सीएस बन भी जाएंगे, क्या समझ आ रही है। या मम्मी पापा या दुनिया के दबाव या समाज के दबाव में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, थ्योरी एक्स वाले, और तुम उनको कितना ही कर लो प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। लेकिन थ्योरी वाई क्या है, जो अपना पैशन, अपने आप को समझते हैं, हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट प्रोडक्टिवली, एज ए ह्यूमन बीइंग वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो कौन सी थ्योरी में आते हैं, थ्योरी वाई। आप पे डिपेंड, आप इस एज में हो जब डिसाइड करोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे, लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग, आपका आज जो सिलेक्शंस होंगे, चाहे वो करियर सिलेक्शन हो, चाहे वो काम सिलेक्शन हो, चाहे जब तुम आर्टिकलशिप करने जाओ, वो डिसाइड करेंगे कि तुम कौन से प्रकार के लोग बनोगे, थ्योरी एक्स बनोगे या थ्योरी वाई बनोगे। अगर तुम्हें सीएस में मजा आ गया तो तुम थ्योरी वाई बनोगे, और अगर सीएस में मजा नहीं आया तो आप क्या बनोगे, थ्योरी एक्स बनोगे। बात समझ में आ रही है। दुनिया बोलती है सीएस में पैसा नहीं है, तुम 2 प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार के लोग बोल रहे हैं सीएस में कोई पैसा नहीं है, कोई कमाई नहीं, इतनी मेहनत है फिर भी वैल्यू नहीं है। कई बोलते नहीं बहुत वैल्यू है। ये सिर्फ थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का फर्क है। जो सिर्फ पढ़ के पास हो गए जस्ट बिकॉज उनको पास होना था, वो थ्योरी एक्स है। क्या बात समझ में आ रही है। उनको पैसा भी नहीं मिल रहा क्योंकि उनने वो वैल्यू नहीं क्रिएट करी अपने अंदर। जिन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया, जिन्होंने अपनी चीजों पे काम किया, जो एक्चुअली में पढ़ाई को समझे हैं और अपने अंदर स्किल्स जनरेट कर गए हैं, वो क्या है, थ्योरी वाई। टीचर तो जमाने भर में है ना, कितने टीचर जो पढ़े हो आज तक, शुरू से लेकर कितने टीचर से पढ़े हो। कुछ टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत इंपैक्ट डाला होगा लाइफ में, कुछ टीचर होंगे ना जाए तो पता नहीं क्यों आ गया है। क्या समझ में आ रही है। तो ये क्या है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। कोई एक पीरियड पढ़ाने आया था ताकि महीने के आखिरी में सैलरी आ जाए, और कोई पढ़ाने आया था क्योंकि वो पढ़ाने आया था। ये दोनों का फर्क होता है, समझे कि नहीं समझे। बड़ा मजा आता है मेरे को मैनेजमेंट पढ़ाने में। हाँ बढ़िया टीचर थे वो, पंकज चौबे से, रिसेंटली रिसेंटली एक्सपायर हुए वो, बढ़िया पढ़ाते हैं वो। चलो यहां तक समझ में आया सबको। अरे यार तुम लोग को लग रहा है ज्ञान माई चल रही, पढ़ाई चल रही है, सब आता है एग्जाम में। ठीक है अगला क्या है, कमांडिंग कंट्रोलिंग, ये सब हो गया, पढ़ लिया सब। वो तो मैंने जो कैपिटल बजटिंग पढ़ाया था वो भी तुम्हारे दिमाग से हट गया है पढ़ा के वाले तो। ठीक है बोले कौन सा चैप्टर होता है वो। चलो इसको एक बार रीड करना, जो डाउट्स होंगे मुझसे पूछ लो, टॉपिक्स में फिर से करा दूंगा तुमको, चलेगा क्या। ये हो गया, अब क्या कर ले, ये रिकॉर्डिंग बंद कर ले।